आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ कि जिनका मेरी शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने मेरे एजुकेशनल करियर की बुनियाद रखी थी। एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चे इनके फैन हो जाते हैं। आप जब इनके बारे में इनके दोस्तों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इनके जैसा निडर और बहादुर दोस्त मिलना उनकी खुशकिस्मती है। एक ऐसा दोस्त कि जो मुश्किल से मुश्किल हालात में, खराब से खराब सिचुएशन के अंदर भी अपने दोस्तों के साथ में डटकर खड़ा रहे। इनके जो टीचर्स होंगे जिन्होंने इनको पढ़ाया है वो भी इनको देखकर बहुत फख्र करते होंगे कि जिस बच्चे को उन्होंने एक स्कूल में कभी पढ़ाया था आज वही बच्चा उसी स्कूल का हेडमास्टर बन गया। आप ये बात भी जानते हैं कि हर किसी की जिंदगी के अंदर कुछ हसीन पल होते हैं, कुछ खुशी के पल होते हैं और कुछ दुख भरी कहानियां भी होती हैं। उम्र बढ़ती रहती है, वक्त गुजरता रहता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ में यादों के पहाड़ बनते चले जाते हैं। ऐसी ही कुछ यादों के साथ आज हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के मेहमान। एक ऐसा बच्चा कि जो बहुत कम उम्र के अंदर ख्वाबों के शहर मुंबई जाता है और पता नहीं फिर वहां जाकर कितने ख्वाब उन्होंने अपने दिल में सजा लिए होंगे। यही बच्चा आपको कभी ऐसी हालत में भी नजर आएगा कि ये नदी में डूब रहा है, और लेकिन इनके साथ एक बहुत बहादुर बच्चा होता है जो कम उम्र के अंदर इनको हाथ देकर बचा लेता है। और एक कम उम्र बच्चा बहादुरी दिखाकर किसी की जान बचाने का जरिया बन जाता है। खैर, कहानियां तो बनती ही रहती हैं, लेकिन उन कहानियों को सुनने का असल मजा बहुत ज्यादा उस वक्त बढ़ जाता है जब कहानी का मेन कैरेक्टर इन कहानियों को अपनी जुबानी सुने। और आज के हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं जनाब सैयद असगर अर्शी साहब। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर जनाब सैयद असगर अर्शी साहब। तो जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे इस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपका हाल ही में प्रमोशन हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर। तो वहीं से शुरू करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत एहसान है मालिक का। हुआ यूँ कि असल में ये सीनियरिटी के हिसाब से जो नगर परिषद में सीनियर टीचर रहते हैं उन्हीं को दिया जाता है। वैसे कैडर का अगर प्रशासन अधिकारी आ जाए अमरावती विभाग से, शिक्षण संचालक साहब की तरफ से, तो ये उसका हक है, लेकिन क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में अभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की कमी है, तो जो सीनियर मोस्ट रहते हैं ना टीचर हजरात, तो उनको प्रशासन अधिकारी का चार्ज देकर जो है तो ये पूरी जिम्मेदारी संभालने का उनको जुम्मा दिया जाता है। बहरहाल अभी पूरे मलकापुर शहर में जो लगभग 45 स्कूलें हैं, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सभी उसमें सब आ गई, नगर परिषद, खाजगी और मलकापुर शहरी विभाग में जो जिला परिषद की स्कूल है वो भी। तो ये सब प्रशासन अधिकारी के मातहत रहती है। अच्छा, तो वो मतलब एक पूरा चार्ज आपको दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और उसके साथ में आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुआविन कन्वीनर भी हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसा हुआ कि देखिए मुफ्ती अबूजर साहब के साथ काफ़ी दिनों से मैं रह रहा हूँ, वो भी बड़े नेक शख्सियत है मलकापुर की। तो उनके तवस्सुस से मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनसे मुलाकात हुई थी। मुफ्ती साहब ने कुछ मेरे बारे में गायबाना उनको बताया होगा कि जनाब फाल शख्सियत है। तो बहरहाल उन्होंने बहुत काफ़ी जांच पड़ताल करके, बहुत ज़्यादा तहकीक करके फिर मुझे मालेगांव बुलाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का माविन कन्वीनर नियुक्त किए मलकापुर तालुके। तो ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। बस अल्लाह ताला से दुआ तो यही है डॉक्टर साहब कि अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों एतबार से जो है तो हमारे से यानी हमारे समाज की और इंसानियत की खिदमत का काम लेता रहे। तो अब चूंकि आपका जो पेशा है जी, आप टीचर हैं, तो थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि एक बैकग्राउंड का हम थोड़ा सा मालूम करें कि पहला सवाल तो जो बनता है खासतौर से वो ये है कि आप टीचर जो बने हैं जी, तो कैसे बने, ये क्यों बने? सोच समझ कर बने थे या फिर मतलब बस बन गए थे? नहीं, बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी भी। असल में हुआ यूँ कि मैं मुख्तसरन बताऊं कि 10वीं पास जब मैं हुआ ज़ेड हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, जो पहले रब्बानिया अमीरिया उर्दू हाई स्कूल हुआ करती थी, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 1984 में जब मैं 10वीं पास हुआ तो लगभग 22 बच्चों का बैच था, 22-23 बच्चों का 10वीं का। उसमें अल्लाह ताला का फजल इनाम, और ये तो रिकॉर्डेड बात है कि उन 22-23 बच्चों में फर्स्ट क्लास 63% मेरा अकेले का आया था।
अच्छा, और माशाल्लाह। बाकी तमाम मेरे दोस्त अहबाब जो साथी बहनें थी, जी तो जी। उनका 58 के नीचे ही था सबका करीब। अच्छा। तो बहरहाल उस वक्त 63% बोले तो आज जो है बहुत उस वक्त बहुत बड़ा परसेंटेज माना जाता था फर्स्ट क्लास आना। तो और मेरिट अपने मेहनत, आप में बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। हाँ, और मेहनत के नंबर थे। तो मेरे असातिज़ा का और मेरा भी ये था ख्याल कि अपन ने BUMS करना, कम से कम डॉक्टर अच्छा बनना। अच्छा। और मैं उसके लिए वालिद साहब से मशवरा किया। वालिद साहब ने पहले तो इजाज़त नहीं दी, फिर बाद में बोले ठीक है आप साइंस से 11th-12th कर लीजिए। जी। तो इत्तेफाक से अपने यहाँ मलकापुर में उस वक्त साइंस फैकल्टी का कोई कॉलेज नहीं था। अच्छा। अभी भी गालिबन एक ही है, ZA हाई स्कूल, जी और अभी अली अलाना में शायद 11th-12th साइंस से हुआ। जी। तो बहरहाल उस वक्त फिर अंजुमन खानगांव में मुझे 11वीं में एडमिशन लेना पड़ा। अच्छा। अब अंजुमन में गए तो उसके बाद में वालिद साहब के कुछ दोस्तों ने उनको मशवरा दिए कि ये 2 साल 11वीं-12वीं करेंगे, फिर BUMS 5 साल करेंगे, 7 साल के बाद ये आपके मतलब काम में आएंगे या समझ लो कमाने लायक बनेंगे। जी। तो हमारा ऐसा राय है कि उनका परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो आप उनको DED करा लीजिए। अच्छा। अब 15 दिन हुए अंजुमन में, वहाँ अप डाउन किए हमने, 11वीं क्लास अटेंड किए। फिर वालिद साहब की तरफ से ये आया हुक्मनामा कि भाई आपको DED करना है। अच्छा। चलो उस जमाने में DED के फॉर्म भरे। तो मलकापुर का जो उर्दू DED कॉलेज है, कमला नेहरू DED कॉलेज, ये उसकी बुनियादी 1984 की है। अच्छा। और उसके पहले बैच में मतलब हमारा नंबर लग गया यहाँ भी। बालापुर में जो सरकारी DED कॉलेज है, तो वहाँ भी नंबर लग गया था, वहाँ से भी मतलब वो आया था, मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं आप। जी। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई सोच विचार करके खानगा अंजुमन से 11वीं से दाखिला निकाल कर और DED में दाखिला लिए। और इस तरह से बुजुर्गों की मंशा के मुताबिक मुझे टीचर बनना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे वालिद साहब का, उनके दोस्तों का, कि उन्होंने उस वक्त जो सोच समझ कर मुझे इस फील्ड में डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस फील्ड में मुझसे बहुत ही अच्छे अंदाज से काम किया, ये अल्लाह का शुक्र है। तो एक अच्छा फैसला था मतलब वो। बहुत अच्छा फैसला। जी। तो वालिद साहब का आपने बार बार तस्करा किया है जी जी। तो आपके वालिद क्या करते थे? हाँ, वालिद साहब का ऐसा था कि वो एक तो खेती बाड़ी तो आज भी है हमारी आबाई। उस जमाने हमारे दादा वगैरह के जमाने में और भी ज्यादा खेती बाड़ी थी, और वालिद साहब भी खेती बाड़ी के अलावा ईंटों का भट्टा भी था। और व्यापार में ऐसा शायद कोई हलाल तैयब कारोबार नहीं होगा जो हमारे वालिद साहब ने नहीं किया। अच्छा। बैलों का व्यापार, भैंसों का व्यापार, और जो है तो छोटे मोटे कारोबार। बल्कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब हमको शऊर आया और हम 10वीं पास हुए, तो हमारे वालिद साहब ने हमको भी खाली नहीं रखा। अच्छा। हमको भी जो है तो मेहंदी सेवैयाँ बेचने के लिए वल्ली चौक में गाड़ी लगाते थे। अच्छा। और वहाँ हम बेचते थे। घर पर यहाँ पारपेट में किराना दुकान थी, उसके तहत जो है तो बहुत सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब ने किराना दुकान भी चलाए बरसों। और आखिर में जो उनका मतलब मेन पेशा रहा वो किराना दुकान था। अच्छा। तो मतलब उन्हीं के जरिए से आप भी बहुत सारे अलग अलग कारोबारों के अंदर रहे हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र। कुछ बताइए उसके बारे में। मुख्त जरिए के मतलब जब मसरूफियत ज्यादा नहीं थी, स्कूल के अलावा वक्त मिलता था, तो कुछ थोड़ा बहुत व्यापार भी कर लेते थे मतलब। और छुट्टियों में इसमें फिर रमजान में खास तौर से शाम के वक्त में मेहंदी और सेवैयाँ का, खजूर का व्यापार हमने किया वली चौक में। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, वो मतलब हमारे वालिद साहब ने बिजी रखे बच्चों को, क्योंकि वालिद साहब अकेले कमाने वाले थे और परिवार बड़ा था। तो जाहिर सी बात है। और फिर जब आजकल देखेंगे आप कि अगर मसरूफियत नहीं रही डॉक्टर साहब, तो नई जनरेशन जो हमारी वो मोबाइल में और फजूलियात में लग जाती। तो हमारे जो पेरेंट्स थे ना, पुराने जो लोग थे, वो बच्चों को नौजवानी में मसरूफ रखा करते थे ताकि वो उनका जहन दूसरी तरफ डाइवर्स ना हो। बहरहाल, तो इससे पहले जो मैंने इंटरव्यू लिया था अपने वालिद का लिया था जी, तो दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी मुझे थोड़ी सी ये नजर आ रही है कि आप लोग मतलब जो उस जनरेशन के जो लोग हैं, हालांकि शायद आपकी उम्र कम है शायद। हाँ, वालिद साहब से मैं लगभग 4 या 5 साल छोटा हूँ। अच्छा जी। तो एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, तो वो जो जनरेशन थी एक, तो उनके अंदर एक चीज ये देखने को मिली कि वो कभी भी शर्माते नहीं थे कोई भी काम करने से। तो जो काम सामने आया बस वो कर लेना है। उसकी वजह ये थी डॉक्टर साहब कि हलाल तैयब कारोबार करने में कोई शर्म, कोई आर की बात नहीं। और जब अपन अपने वालिदैन का सहारा बन रहे और उसमें जो है तो अपन हलाल तैयब कारोबार कर रहे, तो माँ बाप की दुआएं भी शामिल रहती और रब की अता और मेहरबानी भी और फजल भी शामिल रहता। तो ये बात तो सही है कि उस टाइम में उस जमाने के लोग भी, यानी हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा दादा जो भी थे, तो बुजुर्गों ने, हमारे अजदाद ने अपने बच्चों को यानी जो सही दिशा दी और जो सही रुख दिया, तो ये कि भाई इनको हलाल तैयब कमाई की तरफ भी मोड़ना है। बहरहाल, तो फिर बाद में जब टीचरशिप का ऐसा मामला है कि मसरूफियत ज्यादा बढ़ गई, तो फिर कारोबार से मैंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। पूरा फोकस मेरा अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्कूल पर हुआ करता था।
पढ़ाई के बारे में कैसा था आपका? हाँ। मतलब अब जैसे 10वीं के अंदर तो आप फर्स्ट क्लास थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर? वो प्राइमरी में भी ये हुआ कि प्राइमरी 2 नंबर स्कूल जहाँ पर मैं अभी फिलहाल एचएम हूँ, जी। उसी स्कूल में मैंने अपनी पहली से चौथी तक की तालीम हासिल किया। और मेरे असातिज़े बड़े शफीक, बहुत मोहब्बती थे, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत सारे दुनिया से चले गए। तो उस वक्त वहाँ पढ़ने के बाद में 5वीं से लेकर 10वीं तक ज़ेडे में पढ़े, फिर उसके बाद डीएड कॉलेज में मलकापुर में तालीम हुई पूरी। जी। डीएड कॉलेज नया नया खुला था, यहीं पर पहले बैच में दाखिला हो गया। हम्म। उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला का देखिए फजल और करम, मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा अल्लाह का शाकिर होना चाहिए, लेकिन मुझे तो अल्लाह ताला ने इतनी अताओं से, मेहरबानियों से नवाजा कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। वो इसलिए कि मुझे मेरी तालीम भी यहीं हुई, और डीएड होने के फौरन बाद 4 या 6 महीने में ही मुझे जॉब भी यहीं पर लग गया नगर परिषद में। अल्लाह का शुक्र, रोजी भी वतन की मिली। तो थोड़ा बचपन के बारे में कुछ और हाँ देखिए, खास यादें कुछ बचपन की कुछ यादें तो हर इंसान की अपनी रहती ही है। जी। मेरे साथ भी कुछ अच्छी भी है, खुशगवार भी है, कुछ तल्ख भी है। एक वाकया तो ऐसा हुआ था कि पहले तो ये कि मैं सुना दूं कि 9 साल की उम्र में, जब मैं तीसरी क्लास में था गालिबन, हमारे दादाजान ने हमको बम्बई लेकर गए घूमने, और मेरी बड़ी तमन्ना थी मुंबई देखने की। उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई हुआ करता था, आज मुंबई है। तो मुंबई में जो है तो दादाजान के साथ गए, तकरीबन वो 1 हफ्ते का सफर था, और उस 1 हफ्ते के दरमियान में उन्होंने मुंबई के तमाम मकामात जो मेरी बचपन की याददाश्त में आज भी जो है तो अभी तक याददाश्त में वो महफूज है, बचपन की सारी यादें। तो गेटवे ऑफ इंडिया, रानी बाग, और वहाँ पर जूहू चौपाटी और दीगर जो मकामात है वहाँ देखने लायक, वो सब घुमाए और मैं उनके साथ रहा। लेकिन उनका, हमारे दादाजान का एक ये था, सैयद रुस्तम सैयद रसूल साहब उनका नाम था। तो बड़े बहादुर निडर शख्सियत थे वो, और वो बच्चों में बचपन ही से इंकरेजिंग, उनका जो है तो जज्बा था कि बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो वो हिम्मत हौसला भी देते थे, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 1 हफ्ता मैं उनके साथ अकेला, मेरे वालिदैन ही मलकापुर में थे, मैं मुंबई घूम कर आया। क्या उम्र रहेगी उस वक्त? मेरी उम्र होंगी लगभग 9 साल। 9 साल की। अच्छा, तो कब की बात है ये? ये लगभग 1977 की बात होगी गालिबा। अच्छा, हाँ तकरीबन 77। मतलब वो तो उस वक्त कुछ ऐसे मतलब फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं थी शायद लोगों के पास? नहीं, इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, फोन वगैरह और ये मोबाइल, ट्रेनें भी लिमिटेड थी। लेकिन ये अलग बात है कि हमारा मलकापुर जो है तो नागपुर और मुंबई जो सेंट्रल रेलवे लाइन है ना, उस पर पड़ता है, तो ट्रेनों की तभी से मतलब सहूलत थी। अच्छा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय ट्रेन ही गए थे? बाय ट्रेन गए थे। अच्छा। इससे जुड़ा हुआ एक वाकया और सुनाऊंगा डॉक्टर साहब जी। जब मैं बचपन में गया था तो हमारे दादाजान, उनके दोस्त, वो मुंबई में मदनपुरा में रहा करते थे। अच्छा। और उनका नाम था मोहम्मद यूसुफ टेलर साहब। अच्छा। और वो 2 गेला भाई स्ट्रीट में रहा करते थे। तो उनके यहाँ हम ठहरे थे, दादा पोतरे, और लगभग बड़े मेहमान नवाज शख्सियत थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो उनके मतलब यहाँ रहने में, बचपन में जब मैं वहाँ रहा, उसके बाद में तकरीबन 22 साल की उम्र में, 13-14 साल के बाद दोबारा जब मैं बम्बई गया, और वो हयात थे, और जब मैं उनसे मिलने गया उनके रूम पर, तो आप यकीन जानिए उनकी याददाश्त, जबकि मैं बचपन में छोटा था तब उन्होंने मुझे देखा था। उसके बाद 13-14 साल के बाद मैं नौजवान हो गया और मेरी शक्ल शबात भी बदल गई। तो उसके बाद उन्होंने जैसे मुझे देखे, दस्तक दिया मैंने दरवाजे पर, उन्होंने यकलक कहा, ये तो मेरा असगर है। अच्छा। और गले लगा लिया। तो वो वाकया भी मुझे बड़ा यादगार लगा कि भाई उन्होंने बराबर पहचाना। जाहिर सी बात है, 13-14 साल में तो पूरी शक्ल सूरत सब कुछ चेंज हो जाता है आदमी का बराबर। तो उन्होंने फिर चाय पानी पिलाया, बिठाए, फिर खाने की दावत का बोले। लेकिन मैं मेरे दोस्त के यहाँ गया था और मैं कुछ काम से गया था वहाँ उस वक्त मंत्रालय में। तो बहरहाल वो उनसे भी मुलाकात हुई, और ये यादगार वाकया बम्बई का। बचपन में और क्या शौक थे आपको? बचपन में देखिए बस क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये खेलों के बहुत शौक थे, मतलब स्कूल के अलावा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी और फुटबॉल ये सब खेलते रहे। और ये तो ऐसा हुआ कि वालिद साहब की डांट पड़ती रही, नौजवान हो गए, शादी हो गई, उसके बाद तक खेलते रहे। तो स्विमिंग का भी शौक रहा? स्विमिंग का ऐसा था डॉक्टर साहब कि देखिए बचपन में क्या हुआ, एक मरतबा हम लोग अपनी जो नदी है ना, नलगंगा नदी मलकापुर की, ये हमेशा बहती रहती थी पहले, और साफ शफाफ पानी इसमें से बहा करता था। और उस जमाने में ये जो नलगंगा डैम है वो नहीं बना था शायद, तो उसकी वजह से नदी में हमेशा पानी आते रहता था। तो ये मस्जिद अक्सा और मोहनपुरे के दरमियान में जो हिस्सा है, उसको खदान वाला हिस्सा बोलते थे पहले। तो वहाँ पानी अच्छा काफी रहता था जमा हुआ। तो तैरना तो आता नहीं था, लेकिन नहाने का शौक था।
दोस्तों के साथ चले जाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, लगभग मैं 6ठी क्लास में था उस वक्त जी। 12-13 साल की उम्र रही होगी, 11-12 साल की। तो दोपहर के वक्त में मैं नहाने के लिए चला गया। मैं बोला दोस्त तो मिल ही जाते हैं वहाँ, मतलब रहती शेयरिंग, सब दोस्त वहाँ पर मौजूद रहते। तो बहरहाल हुआ है कि उस वक्त कोई यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे नदी पर। अब मैं बड़े बड़े पानी में जो उतर गया। अच्छा। और ये मुख्तसर सुनाना है कि भाई डूबने जब मैं लगा तो दूर से एक दोस्त जो है दौड़ता आया और उसने अच्छा। देखा कि ये डूब रहे। अच्छा। तो उन्होंने जो है तो छलांग लगाई, मेरा हाथ पकड़ा और इतना मुझे याद है उसके बाद में मैं कुछ देर तो बेहोशी के आलम में था। बाद में ये हुआ कि उन्होंने जो है तो मुझे फिर होश में लाया, फिर बाद में घर तक छोड़ा। ये एक ऐसा वाकया है जो मैं पहली बार बयान कर रहा हूँ कैमरे के सामने और आपके सामने। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, ये मतलब किसी को नहीं मालूम है आज तक घर पर भी। अब मालूम पड़ जाएगा, अब मालूम पड़ जाएगा। तो वो जिन्होंने बचाया था आपको, जी, वो दोस्त थे या फिर मतलब नहीं, ऐसे वो random पहचान के थे और वो अच्छा। जनरली नहाने के लिए आते रहते थे वो भी अच्छा। नदी। उनको तैरना आता था अच्छी अच्छा। तरह। क्या और मतलब मेरे हम इसको- उम्र होंगे 2-1 साल बड़े होंगे मुझसे अच्छा, मतलब उस वक्त। अभी भी उन्होंने अगर हयात है, क्योंकि वो काफी दिन हो गए, वो जी। पनवेल चले गए रहने के लिए मुंबई के पास। अच्छा। तो वो बहुत दिनों से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हाथ देकर वो यादगार है और वो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अगर हयात है तो सेहतमंद तंदुरुस्त रखे, ये दुआ है मेरी उनके लिए। ये हालांकि मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में बात करने के ताल्लुक से, कुछ था नहीं मेरे जहन में ऐसा, लेकिन ये जो डूबने का पूरा एक वाकया है जी, तो इससे प्राइमरी स्कूल का एक मुझे याद आया। एक आपने एक इवेंट रखे थे वहाँ पर स्कूल के अंदर, जी, वो शहद बेचते हैं अपने यहाँ पर होली चौक के अंदर एक साहब, हाँ, सुभान भाई शहद मुझे वाले। याद है शायद उनके बारे में कि वही थे शायद वो। हम्म, तो सैलाब आया था अपने यहाँ पर, बराबर, तो उन्होंने कुछ लोगों को डूबने से बचाया था उस वक्त। बराबर। तो आपने उनको बुलाए थे क्लास के अंदर, और वो मेरे हाथों से उनको गुलाब देने के लिए लगाए थे आपने। माशाल्लाह, याद है तो आपको? वो मुझे याद है वो अभी तक के। तो मतलब वो मेरी जिंदगी में पहली मरतबा हुआ था मेरे साथ में कि किसी को मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया। तो उससे मुझे एक चीज मतलब समझ में आई कि टीचर्स का ये भी काम रहता है कि थोड़ा सा बच्चों को मतलब इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर भी लगाएं वो। हाँ, वो हौसला अफजाई करना चाहिए, जी। बच्चों का हौसला बढ़ता और स्टेज डेयरिंग आती है। तो और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाते थे आप, या अभी भी करवाते हैं हाँ, बच्चों से? जनरली खेल कूद के जो मुकाबले वगैरह होते, तो उसमें बच्चों को तो हम इनकरेज करते ही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो फंक्शन वगैरह होते, जी। जैसे आपने बताया कोई अधिकारी ऑफिसर आए या सियासी हस्तियां अगर स्कूल में आई, तो उनको फूल देने का काम, उनका इस्तकबाल का काम हम बच्चों से करवाते हैं। जी। तो हमारे बच्चों को भी खुशी होती और मासूम बच्चों को और मतलब देखकर आने वाले मेहमानों को भी खुशी होती है। सही है। और चूंकि बच्चे मासूम रहते हैं, नूरानियत रहती है उनके चेहरे पर, तो उनके हाथों से गुलाब देना, फूल देना, हर किसी को मतलब बहुत खुशी महसूस होती है। सही। तो अभी स्कूल की बात निकली है चूंकि, जी, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा मैं कि आप जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मुझे याद है कि 4वीं तक के मैं इस लायक हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी शुक्रगुजार हूँ इसके ताल्लुक से कि चूंकि मैं उर्दू मीडियम से ही पढ़ा हूँ, तो 4वीं तक के मैं इस लायक हो गया था कि उर्दू में बहुत मतलब फर पढ़ लेता था, बिल्कुल मैं रवानी से पढ़ा, रवानी के साथ में पूरा पढ़ लेता था उसको। तो आप कौन सी टेक्निक्स को ऐसे मतलब इस्तेमाल करते थे पढ़ाने के लिए कि बच्चे इतने काबिल हो जाए आपके पास से निकलने तक? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हमारे यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है डॉक्टर साहब, वो रिवायती तरीका है जी। कि हमारे जो बुजुर्ग असातिज़ा है उनसे जो हम सीखते हैं ना, उसी को अडॉप्ट करते हैं। जी। और उसमें उनके पास भी बहुत स्किल्स थी, बहुत महारतें थी, तो वो सीख सीख कर ही आदमी सिखाता है। तो हमारा तरीका ये था जनरली कि हम बच्चों को उर्दू, हिसाब और खासतौर से उस वक्त इंग्लिश और मराठी वगैरह नहीं हुआ करती थी प्राइमरी में, ये 2 सब्जेक्ट में बहुत इन्हें समझ लो, ये समझ लीजिए माहिर कर लेते थे 4वीं तक। अभी काम का लोड भी बढ़ा हुआ है, इस वजह से असातिज़ा बहुत मेहनत नहीं कर पा रहे, लेकिन करना चाहिए। जी। इस ज़िमन में मैं ये कहूँगा कि उस वक्त हम जो है तो होमवर्क तो देते थे लेकिन लिमिटेड, पूरी मेहनत क्लासरूम में, और हुरूफ़े तहज्जी से लेकर तो जुमले बनाने तक ये काम पहली दूसरी में हो जाता था। फिर उसके बाद में तीसरी और चौथी में बच्चों को पूरा फोकस किताब की पढ़ाई पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस तरह का जो टेक्निक जो पुराना है हमारा रिवायती चले आ रहा तालीम और तदरीस का, तो उसी को अडेप्ट किए हुए थे। इस ज़िमन में एक बात मैं बोलूँगा आपको कि आपके पहली और दूसरी में सुबह की शिफ्ट हुआ करती थी, शायद आपको याद होगा। तो उस वक्त थोड़ा लेट आया करते थे आप, तो वो मुझे याद है, वो आपका थोड़ा सा डर के आना, खाइफ रहना। फिर बाद में डॉक्टर साहब को 1-2 बार बोला, हमारे दोस्त ही आपके वाले साहब,
तो मैंने बोला भाई जरा लेट आते हो, बोले भाई थोड़ा बर्दाश्त कर लो, आपकी सुबह की स्कूल है। तो बहरहाल फिर तीसरी चौथी में आपने बहुत कवर किए, जी और तीसरी और चौथी में मैंने ये महसूस किया बहुत सारे बच्चे एकदम अचानक उनके अंदर टैलेंट जाग जाता, ये कुदरती बात है, जी। गॉड गिफ्ट भी रहती हो, तो वो बात मैंने आपके अंदर भी पाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर बहुत बातें इंशाल्लाह उसको तो रहने देते अभी। अ, आज असल में आजकल ये हो रहा है कि अब हम ये देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि चौथी तक के हम इस लायक हो जाते थे उस वक्त जी कि चौथी तक के मतलब कम से कम जिस मीडियम से आप पढ़ रहे तो वही लैंग्वेज आप कम से कम अच्छी तरह से पढ़ लें, वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी और अच्छी बात रहती थी। आज का जो इशू है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज नहीं कर पा रहे बच्चे। हाँ, उसमें ये है कि देखिए अभी हालांकि बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है जी असातिज़ा भी मेहनती है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनरली सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल वाले असातिज़ा पर भी शासन की तरफ से जो अदर काम है, स्कूल के अलावा के जो काम है, सर्वे के काम और बहुत सारे काम है जो मैं अगर गिनाने बैठूं तो काफी बड़ी लिस्ट बन जाएंगी। तो वो सारे काम करते हुए जो है तो टीचिंग करना है, फिर उस एक टीचर के साथ उसकी फैमिली भी लगी हुई है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं हमें फोकस थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। अच्छा। टीचिंग का जो शोभा है और जो समझ लो असातिज़ा ने जितना उस पर फोकस करना चाहिए अपने, उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है। अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके, गवर्नमेंट को बाहर के जो काम है अदर काम वो तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सही। आपने डीएड कॉलेज तो यहीं से किया आपने, मतलब हॉस्टल वगैरह कुछ खास नहीं, घर से जाना आना था। करते थे, क्या रहा वहाँ पर डीएड कॉलेज में? जो उस वक्त प्राइवेट कॉलेज है, अभी भी प्राइवेट ही है, उस वक्त जो असातिज़ा थे हमारे माशाल्लाह बहुत वो भी काबिल थे, और डॉक्टर सैयद महबूब साहब का जिक्र आना ही चाहिए क्योंकि उसके फाउंडर हैं कमला नेहरू उर्दू डीएड कॉलेज के। तो डॉक्टर साहब का बड़ा वहाँ पर जो है तो कंट्रोल था और बहुत अच्छे अंदाज से डिसिप्लिन के साथ उन्होंने कॉलेज चलाया और चला रहे हैं अभी भी उनके बच्चे वगैरह। अच्छा, तो आपकी क्या खास यादें हैं वहाँ से जुड़ी हुई? डीएड कॉलेज में ये हुआ कि हम लोग जब डीएड में थे तो पढ़ाई पर तो खैर फोकस था ही, लेकिन खेल कूद पे ज्यादा था उस जमाने में। अच्छा। तो हमारी टीम जो है वॉलीबॉल की, वो पूरे जिले के डीएड कॉलेजेस का एक टूर्नामेंट हुआ था बुल्ढाना में। अच्छा। तो वहाँ हमारी टीम फर्स्ट आई थी मलकापुर डीएड कॉलेज की। अच्छा। तो वो एक यादगार लम्हा था हमारे लिए क्योंकि उस टीम का हिस्सा मैं भी था, और उसमें और भी दीगर गेम थे, बैडमिंटन वगैरह, कैरम, लेकिन हम लोग चूंकि हमारा फोकस वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट इन गेम्स पर ज्यादा था, तो वॉलीबॉल की टीम हमारी फर्स्ट आई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो फिर बाद में आप मतलब जब टीचर बन के निकले वहां से जी, तो अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे, मतलब उस वक्त क्या हुआ करता था? हाँ, उस वक्त ये था कि अभी अपॉइंटमेंट थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो गया और महाराष्ट्र शासन खुद जो है तो पोर्टल के जरिए से अपॉइंटमेंट करवाता है सरकारी स्कूलों में। उस वक्त नगर परिषद के प्रेसिडेंट साहब को अधिकार हुआ करता था। अच्छा। कि वो जो है तो काउंसिल के मेंबरान को एतमाद में लेकर अपॉइंटमेंट देते थे। तो उस वक्त जो है तो यहाँ जो नगर परिषद के प्रेसिडेंट थे तो वल्लभदास पुरोहित जी हुआ करते थे, उनके दस्तखत से और सीओ साहब के दस्तखत से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। अच्छा। जिसमें मलकापुर के कुछ सियासी हजरात का भी दखल अमल रहा, और मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो अलहाज रशीद खां जमादार साहब, उस वक्त असातिज़ा की तकर्रुरी में उनका बहुत अच्छा रोल रहा माशाल्लाह। मतलब ये सब सपोर्टिव नेचर के लोग हैं, सपोर्टिव लोग किया था उसके अंदर। तो फिर आप टीचर तो बन गए आप जी, तो अभी कैसे महसूस करते हैं आप, मतलब कितना आपको मतलब सेटिस्फेक्शन? हाँ, एक बात बताऊं मैं आपको डॉक्टर साहब, क्योंकि 2 नंबर स्कूल में पहले से माशाल्लाह बहुत काफी तादाद रहती है बच्चों की, स्टाफ भी बड़ा रहता है वहाँ, आपको पता है। तो जिस वक्त मैं 2018 में वहाँ HM का चार्ज लिया तो 350 बच्चे हुआ करते थे। अच्छा। और आज की मेरे स्कूल की जो पट संख्या है तो लगभग 561 है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और असातिज़ा की तो जैसे जैसे रिटायर हो रहे ना, तकर्रुरी कम होते जा रही, वरना आज अभी हम 12 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जी, जिसमें HM स्वतंत्र है। यानी गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी ये दी प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को कि HM के ऊपर अगर लोड ज्यादा आ रहा और स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे हैं तो HM क्लास नहीं पढ़ाएगा, वो ऑफिशियल काम देखेगा। अच्छा। तो माशाल्लाह उससे एक बेनिफिट ये है कि स्कूल का जो डिसिप्लिन है और एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो काबू में रखने में बहुत मदद मिलती है। और अगर हेडमास्टर के पास भी क्लास रहे तो जाहिर सी बात है वो टाइम उसी के में चला जाएगा। तो ये इस तरह से स्कूल माशाल्लाह भी तरक्की कर रहा, और अभी जो मौजूदा असातिज़ा है मेरे स्कूल के बहुत मेहनती है
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेबल दाखिला हो रहा नगर परिषद की स्कूल होने के बावजूद, जबकि टेबल दाखिले का रिवाज नहीं था पहले, जी। ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही। अभी टेबल दाखिला हो रहा तो मैं अंदर से तो नहीं देखा स्कूल को भी, बहुत कई साल हो गए। हम जब मतलब पढ़ते थे उसमें तकरीबन 20-22 साल हो गए वहां से जी। निकलने को, तो नीचे बैठना पड़ता था जमीन पर, वो पट्टियां वगैरह हाँ, बिछा हाँ, कर। हाँ। अभी पता चला कि मतलब वहां पर है। टेबल डेस्क चेयर बेंच हाँ कुछ कमरों में है, चौथी वाले बच्चों के लिए, अच्छा। तीसरी चौथी के बड़े बच्चों के लिए, जी। पहली दूसरी के बच्चे अभी भी नीचे बैठते हैं। अच्छा। जनरली क्या होता है अभी, हालांकि कॉन्वेंट में और नर्सरी में सब जगह डेस्क बेंच आ गए, जी। लेकिन अभी डेस्क बेंच हमारी स्कूल मतलब प्रोवाइड नहीं हुए, अच्छा। तो 2-3 क्लासों में है। उसके अलावा ये कि माशाल्लाह आपके जमाने में पट्टियों पर बैठकर भी जो आप लोग मेहनत करते थे, आप डेस्क बेंच वाले बच्चे भी नहीं कर पा रहे हो। वो असल में उस टाइम पर तो थोड़ा सा एक नेचर ही अलग था कुछ, मतलब वो। जी। और खास तौर से तो मतलब मोबाइल को क्रेडिट जाना चाहिए इसका। बहुत ज्यादा। मैं एक बात और अर्ज करूँ इसमें कि उस जमाने में हमको सिर्फ ब्लैक बोर्ड, चौक, ब्लैक बोर्ड को जो है तो टीचर का तख्ता है सियाह को जी। टीचर का दोस्त कहा जाता था। अच्छा। अभी ये हो गया कि डिजिटल टीवी जो है बड़ी वाली, वो टीवी ने जगह ले ली, हर कमरे में करीब करीब टीवी आ गई। और अच्छा। अभी नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 2 में भी आज की तारीख में 8 टेलीविजन सेट है जो अच्छा। कमरों में है लगे हुए। और टीचर को आसानी ये हो गई कि वो यूट्यूब के जरिए और दीगर जराए से मतलब बच्चों को टेलीविजन पर भी तालीम दे सकता है। तो बहरहाल आपके जमाने में ये सब नहीं हुआ नहीं करता था, था। सही है। तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज हुई है, मतलब टेक्नोलॉजी का एक फायदा मिल गया सभी जी, को। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी का नुकसान भी देखने को मिल रहा है, तो हमको बच्चे थोड़ा सा ज्यादा मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए हैं, छोटी सी उम्र के अंदर भी लग रहे हैं इसके अंदर। हाँ, ये एक समाज का बैड फैक्टर है कि देखिए हम क्या करते हैं वालिदैन जनरली कि बच्चा अगर सता रहा, कुछ परेशान कर रहा तो उसको मोबाइल दे देते हैं। जी। और उसको हालांकि वो बचपन की चीजें ही देखने के लिए देते, इजाजत देते, लेकिन वो इतना दीवाना हो जाता, इतना उसमें जो है तो मैं हो जाता, इतना जो है तो गुम हो जाता कि वो तालीम पर भी फोकस नहीं कर पाता। वो ज्यादातर मोबाइल में, और उससे बच्चों के ऊपर बुरे असरात भी पड़ रहे हैं, उनकी आंखों पर। सही। अब वो मैंने जो इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया आपके बारे में जी। कि आपके कुछ दोस्तों से मैंने बात किया, उनका ये कहना है कि आपके अंदर बहादुरी बहुत ज्यादा है, हिम्मत। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने शायद पहले भी बोला कि ये एक कुदरती भी रहता है, और वैसे दोस्त अहबाब भी मेरे सब माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। जी। और जिन लोगों के दरमियान में मैं उठता बैठता हूँ वो खुद भी बड़े सच्चे और अच्छे लोग हैं। अच्छा। तो जब आदमी सच्चों के साथ रहेगा तो जाहिर सी बात वो बेबाक रहेगा, जब आदमी सच्चाई पर चलेगा तो बेबाक रहेगा। और वैसे एक बात मैं बोलूँ कि हेरिडिटरी कैरेक्टर में भी है कि हमारे दादा जो है तो मलकापुर के चंद नामी गिरामी शख्सियात में उनका शुमार होता था। बड़े बहादुर और निडर बेबाक शख्सियत थे मलकापुर के। जो लोग उनको जानते, मुझसे मेरी उम्र वाले या मुझसे ज्यादा उम्र वाले, तो उनको पता है कि सैयद रुस्तम सैयद रसूल साहब जो है तो मलकापुर की चंद शख्सियतों में से उनका शुमार अच्छी शख्सियतों में होता था। नाम का असर भी आता है शायद, तो नाम उनका रुस्तम था तो। हाँ, वो तो है ना, मतलब नाम के भी असरात आते हैं शख्सियत में। जी। तो और कुछ ऐसे खास कुछ वाकयात हुए थे क्या आपके साथ में कि जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा हिम्मत बढ़ती चली गई फिर ऐसे? देखिए ऐसा हुआ डॉक्टर साहब कि मैं जब टीचर बना तो पहले तो बता दो आपको कि स्कूल के जमाने से मेरे असातिज़ा बड़े शफीक मोहब्बत करने वाले थे, तो मुझे क्लास का कैप्टन बनाते रहे। अच्छा। कभी इलेक्शन लेने की नौबत नहीं, सब दोस्तों ने मिलकर भी यही कहा कि इनको बनाया जाए। अच्छा। तो उससे एक डेशिंग आता आदमी में, डेयरिंग आता, बात करने का, बोलने का, स्टेज डेयरिंग वगैरह। तो उसके बाद ये हुआ, अल्लाह ताला का फजल ही समझिए कि कम उम्री में मुझे टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया। अच्छा। और तकरीबन मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूँ उर्दू मीडियम की यूनियन का, लेकिन उस जमाने में 85 से 90 टीचर हुआ करते थे नगर परिषद में उर्दू मराठी के साथ, और उन तमाम का मैं प्रेसिडेंट था। अच्छा। और 20 साल रहा वो यूनियन का, वो ये मतलब मिली जुली यूनियन थी वो उर्दू मराठी की। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब ऑफिस में जाना, अधिकारियों से बात करना, सियासी हजरात से, पदाधिकारियों से बात करना, तो उससे लामाला आप जो है तो आपके अंदर डेयरिंग डेशिंग आते रहते हैं, बढ़ती चली। एक सवाल के बारे में सोचा था मैंने कि आपसे पूछूंगा, वो अगर आप मुनासिब समझे तो उसका जवाब दीजिए आप। मैं आपसे 2 काम जानना चाह रहा हूँ, और पब्लिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर और मतलब आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। वो 2 काम मुझे आपके बारे में मालूम करने हैं। पहला काम तो वो कि जिसके बारे में आज तक के आप ये सोचते हैं कि काश वो काम कर लेना चाहिए था, तो थोड़ा सा अफसोस होता उसको लेकर।
वो कर लेना चाहिए था। हाँ हाँ, और होता है ऐसा। दूसरा जी, और दूसरा एक, ये काम नहीं करना चाहिए था, तो शायद कुछ और जिंदगी होती। तो ये ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा तो अगर कहा जाए तो कुछ चीजें ऐसी रहती जो सिवाय रब के जी। किसी के सामने बयान नहीं की जा सकती। हाँ सही। तो वैसा एक राज तो इंसान अपने साथ ले जाता कम जी, से कम, जी, एक हाथ दो बिल्कुल। राज। तो वो तो मैं राज में इसीलिए मैंने वो आपको वो पूछा मैंने था, कभी आप- किसी के जी। सामने इजहार नहीं किया, तो कैमरे के सामने भी इजहार नहीं करूंगा। अच्छा। कुछ चीजें ऐसी रहती है वो अल्लाह ताला का बंदे का मामला रहता, सही। तो वो चीजों का कल्प तो रहता, कसक रहती बाकी, लेकिन आदमी उसको इजहार नहीं कर पाता। एक दूसरी बात ये कि आपने दूसरा जो सवाल किया कि भाई किसी काम ना करने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जिंदगी में जो भी करना चाहे रब की इताअत करते हुए और रब की मतलब मदद आती रही, जी। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के जो भी नेक काम अच्छा काम करते रहे, तो उसमें कभी रुकावट नहीं आई। और ऐसा कोई काम नहीं किए कि जिससे शर्मिंदगी हो जी। या जिससे नदामत हो, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। सही। और कोई काम ऐसा नहीं कि भाई ये करना चाहिए था नहीं कर पाए, जो भी काम का बेड़ा उठाए अल्लाह ने मदद किया और कामयाब किया। ये अलग बात है कि ये दुनिया है, और यूं समझ लीजिए कि मुख्तसर सी जिंदगी हमको आपको सबको मिली है, जी। और ये आखिरत की अब्दी जिंदगी बनाने के लिए मिली है। तो एक काम में जो अभी मैं बोलूं अगर कि भाई थोड़ी कमी हो रही, वो है दावत और तबलीग का काम, या यूं समझिए कि भाई दीन की इशाअत का काम। वो अल्लाह ताला से दुआ है कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम अल्लाह मुझसे वो भरपूर तरीके से ले, ये मेरी तमन्ना है। तो अब वो क्योंकि टॉपिक उधर गया अभी, तो पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या है एक्टिविटीज वगैरह? पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से ऐसा है कि सबसे अहम बात जो मैं बताऊं आपको कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू ही से तमाम मुसलमानों के जितने मसलक है और जितनी जमातें हैं उन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता आया है, कर रहा है। तो आज भी जो इंस्ट्रक्शंस आती है बड़ों की तरफ से, तो यही रहती है कि भाई मकामी एतबार से, ज़िलाई एतबार से हमारी जो तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें जितनी भी है, उन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अच्छा। और मसलकी इख्तलाफ पे कोई बात ना हो, जमाती इख्तलाफ पे कोई बात ना हो, और नजरियाती इख्तलाफ पर भी बात ना हो। हम कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम सब आपस में भाई भाई हैं, और हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और जमीयत पर और जमात पर, मतलब इत्तेहाद और इत्तेफाक पर अल्लाह की मदद है, अल्लाह का हाथ है। तो उसको पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत अच्छे अंदाज से अभी लेकर चल रहा है इस जमाने में भी। अच्छा। वो तो है, इंशाल्लाह चलती रहेगी एक्टिविटीज वगैरह उसकी। जी। आजकल के खास तौर से नौजवान जो हैं, उनके लिए कोई एक खास पैगाम आपकी तरफ से? नौजवानों के लिए तो ये पैगाम है कि भाई अपना वक्त ज़ाय ना करें। सबसे पहले अगर आप तालीम याफ्ता है, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होता है। तो नौजवानों को चाहिए कि वो दीन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश रखे और मुल्क की खिदमत भी करे। हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे और जो है तो नेकी और भलाई का माहौल रहे, इसके लिए नौजवानों को कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप तालीम हासिल कर रहे तो मजीद से मजीद तालीम हासिल करने की कोशिश कीजिए, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे डॉक्टर साहब, एक किस्म का इर्तिदाद का माहौल चल रहा, और उसके अलावा बेहयाई बेपर्दगी बहुत उरूज पर है। ऐसे दौर में अगर हमारे नौजवान अपने आप को नहीं संभालेंगे और उम्मत को संभालने का बेड़ा नहीं उठाएंगे, तो ये उम्मत तो जहन्नुम की आग की तरफ जा रही है। बहरहाल उसके लिए नौजवानों से ये अपील है कि वो अपने आप को दीनी माहौल में जो है तो डाले, और जो भी प्लेटफॉर्म है आपका, जिस भी मसलक के या जिस भी जमात के तहत आप काम कर रहे हैं, उसमें भरपूर काम कीजिए और इस्लाही काम कीजिए। आपने शुरुआत जो की थी, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही बात। आजकल तो बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिल रहा है। अभी आप बस्ती में, आप यकीन जानिए, बड़ा दुख होता, बड़ा कल्प होता कि अगर आप 11 बजे 11:30 बजे रात में कहीं से आ रहे हैं, या देखिए तो मुस्लिम मोहल्लों में हमारे बहुत ज्यादा नौजवान बच्चे जगह जगह बैठेंगे, मोबाइल खेल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। आजकल तो वो बटन वाली सिगरेट भी निकल गई, और यूँ समझ लीजिए कि वो गुटखे खा रहे और फजूलियात में लगे हुए, और रातों को देर तक जाग रहे और सुबह देर तक सो रहे। ये एक अलमिया है हमारी उम्मत का। इसके बरखिलाफ या बरक्स आप दीगर मोहल्लों में जाइए हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के, तो वहां पर आपको जागते हुए नहीं मिलेंगे, बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये कमजोरी हमारे समाज में, माशरे में आ गई, जिसको दूर करने की बहुत जरूरत है।
देखेंगे इंशाल्लाह, उसके ताल्लुक से तो सब मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह। बेशक करने की जरूरत है, उसमें से बहुत ज्यादा काम करने की। मुझे भी एक दो जगह पर कहीं पर कुछ बोलने का मौका जब मिला, तो मैंने खास तौर से मतलब मोबाइल फोन के ताल्लुक से वो सब चीजें वहां पर रखने की कोशिश की कि नौजवानों को चाहिए कि मतलब वो ख्याली दुनिया के अंदर जी रहे हैं आजकल सही, नौजवान, मोबाइल की और सोशल मीडिया की। सही। लेकिन जो रियल वर्ल्ड जो है, हकीकी जो दुनिया है, तो उससे थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी नहीं रही अब तो आपने लोगों खुद की। देखे होंगे, आप क्योंकि आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो रील वाली लाइफ उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल के नौजवान, रील वाली, और रियल लाइफ से दूर हो गए। और बस वो मोबाइल में और उसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जो भी है फेसबुक वगैरह, उस पर वीडियो बनाना, अपलोड करना और नाचना गाना, यानी जो बेहयाई के काम है उसमें ज्यादा मुलविस होते जा रहे हैं। तो उससे बचना चाहिए हमारे नौजवानों को, क्योंकि ये मतलब सभी को जिंदगी मिलती है और बहुत कम टाइम रहता है जिंदगी, मतलब है कितने साल, 60 70 साल, 80 साल, 100 साल बहुत ज्यादा हो गए। वो कीमती चीज है जिंदगी। आपके क्या ख्याल है जिंदगी के बारे में? बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अलग अलग उम्मतों को अल्लाह ने अलग अलग उम्रें दिया जी। और मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 70 60 और 70 के दरमियान। तो यूं समझ लीजिए कि मुख्तसर सी जिंदगी है, और अल्लाह के रसूल जो है तो 63 साल की उम्र में दुनिया से वफात कर गए। तो जाहिर सी बात है, जब सारे अंबिया के सरदार और अल्लाह के बाद जिनका मकाम और मर्तबा है, ऐसी बरगज़िदा शख्सियत की उम्र अल्लाह ने 63 बरस रखा। तो इस वक्त इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है और आखिरत की अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मिली है। जो लोग 63 साल से ऊपर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको तो ये मानना चाहिए कि अल्लाह ने उनको बोनस लाइफ दिया हुआ है, ये तोहफे वाली लाइफ है। तो हर हर कदम, हर हर लम्हा उनका अल्लाह की याद में और अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ गुजरना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के बारे में जब पूरा पीछे पलट कर देखते हैं पूरा, तो क्या ख्याल आता है, कैसी रही जिंदगी पूरी? देखिए, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये, कि जिंदगी जो है ना तो शुक्रगुजारी से भरपूर होना चाहिए। और मैंने जिंदगी में जितने भी टारगेट सामने रखा, अल्लाह ने सब पूरे किया। उसमें अहम बात यह कि कम उम्र में अल्लाह ने हज की सादत नसीब किया, और फिर जब जब भी तमन्ना होती अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह उम्रे के लिए बुला लेता। तो पूरी लाइफ जो है माशाल्लाह शुक्रगुजारी पर डिपेंड है। आप जितना शुक्र करेंगे उतनी नियामतों में अल्लाह इजाफा करेगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तो मैं ये अगर देखूं पीछे मुड़कर, तो डॉक्टर साहब जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम नाशुक्री अल्लाह की कर ही नहीं सकते। हर हर आता अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जिस हाल में भी रखा अच्छा रखा, और जिस हाल में आ जाए बहुत अच्छे है। तो शुक्रगुजारी बड़ी नेमत है। मैं एक राइटर के बारे में उनको पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि हम सब गुलाम हैं अल्लाह के। अच्छा। और अल्लाह जो है हमारा मालिक है, वो हमारा आका है। और गुलाम को ये हक पहुंचता ही नहीं कि अपने मालिक से शिकायत करे कि तूने मुझे इस हाल में रखा। मालिक उसको जिस हाल में रखेगा, बहुत प्यारी बस वो रख रहा है उसको, उसने उसके शुक्र अदा करना चाहिए। दरअसल ये दुनिया जो है डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला का सजाया हुआ एक स्टेज है जी। और इसमें अल्लाह ताला ने हर बंदे को अलग अलग रोल, अलग अलग पार्ट दिया है। अब अगर उसकी मिसाल मैं यूं दूं कि एक फिल्म बनती है, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो जो कैरेक्टर अपने रोल में जान डाल देता है, वो सबसे ज्यादा तारीफ का मुस्तहक होता है जी। तो यही हाल हमारा है कि हम अगर हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, क्रिएटर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमारे को दी हुई जो रोल है, जो हमारे को कैरेक्टर अल्लाह ने दिया दुनिया में, उसमें हम अपने अदाकारी करके या उसमें जान डाल दे, अदाकारी से मुराद या इताअत करके उसमें जान डाल दे, तो आखिर हमारी कामयाब हो जाए जी। तो पूरी दुनिया एक स्टेज है जिसमें हर आदमी को अपना रोल निभाना है। सब कलेक्टर नहीं बन सकते, सब जो है तो चपरासी नहीं रह सकते, और सब जो है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अल्लाह ने हर आदमी को अलग अलग रोल दिया है और उसमें रहते हुए उसकी इताअत करना है, गुलाम बन के रहना है। बेशक आपकी जिंदगी जो है वो ज्यादातर तो मतलब हमको ये नजर आया कि एक अच्छी हालत के अंदर गुजरी है, मतलब जिंदगी शुरुआत से बिल्कुल। कभी ऐसा भी दौर आया जिंदगी के अंदर कि मतलब थोड़ा सा बहुत मुश्किल कठिन दौर था थोड़ा सा? और ये सवाल भी बहुत अच्छा है। असल में एक मैं ये बात बहुत कम सुनाता हूँ या सुनाने को दिल भी नहीं बोलता। जिस वक्त 2006 में मैं मकान बनाया, तो मैंने कभी लोन लेकर नहीं बनाया, हाउसिंग लोन वगैरह लेकर नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा बनाया। तो उस वक्त बड़ी मतलब ऐसे मतलब माशी तंगी का दौर था मेरे लिए पर्सनल। और वालिद साहब भी मतलब काफ़ी मतलब फैमिली बड़ी थी, तो किसी से कोई मदद लेने का भी कोई सवाल नहीं था। कुछ दोस्तों ने कर्ज वगैरह दिया हो,
मकान तो बन गया, लेकिन उसके बाद में उस पीरियड को याद करो तो ऐसा लगता कि तंगी, माशी तंगी जो होती वो क्या होती। तो उससे भी गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने अच्छे से ही निकाला, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं रहा उस पर। और एक वाक्य मेरी जिंदगी का जो मैं बताना चाह रहा था, बीच में जहन में आया लेकिन मैं भूल गया, कि एक मरतबा ऐसा हुआ डॉक्टर साहब कि चाणक्य विद्यालय में टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तो वो बात है 2004 की, सितंबर 8 सितंबर 2004 की, मुझे तारीख भी याद है। तो मैं जब मतलब उसमें दूसरा हज करके आया था 2004 में, उसके बाद में वहाँ पर स्कूल के थ्रू ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। तो उसके बाद में ये हुआ कि वहाँ बैठे बैठे मुझे अंजाना पेन हुआ। अच्छा। ये बात डॉक्टर साहब को मालूम है, यासीन साहब को, और भी दोस्तों को पता है। तो वहाँ अंजाना पेन हो तो मुझे पहली बार पता नहीं था क्या हो रहा, पूरे पसीने से सीना शराबर हो गया, दिल की धड़कन, दर्द। तो वहाँ पर काजी अनीसुद्दीन साहब थे मरहूम, तो उन्होंने देखे तो मैंने उनको बोला, सर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मुझे इस वक्त दवाखाने में लेके चलना पड़ता। चलो मैं क्लास से बाहर निकला, काजी अनीसुद्दीन साहब ने मोटरसाइकिल पे बिठाए और दवाखाने में ले जाने लगे। तो चाणक्य विद्यालय गेट तक आते आते उन्होंने कहा कि यहाँ पर सैकलपुर में जो डॉक्टर है हमारे साजिद समद साहब थे और दीगर डॉक्टर, तो बोले इनको बता देते। तो बोला बेहतर है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी तकलीफ ऐसी है कि अभी आपको डॉक्टर राजेंद्र फिरके या इधर कोलते साहब या इनको बताना पड़ेगा। तो अनीसुद्दीन काजी साहब ने बोला ठीक है जैसा आप बोले। तो आप उस वक्त अंदाज लगाइए, इस कदर दर्द था मुझे, लेकिन उसमें भी बातचीत शुरू थी। बाइक पर बैठकर मैं गया, लेकिन लगता था ऐसा उस वक्त, ये बात मैं बहुत कम लोगों को सुनाया, कि जिंदगी और मौत दोनों में से कोई एक फैसला होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता था मेरी मौत हथेली पर है बस, या तो अब जिंदगी का खात्मा होने वाला है, या अल्लाह अगर बख्श दे, जिंदगी दे दे तो जिंदगी अता हो जाएगी। तो आप यकीन जानिए, मैं वहाँ चाणक्य विद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र फिरके के दवाखाने तक तकलीफ के साथ दुआ करता रहा कि अल्लाह वाकई जिंदगी बहुत अजीज तरीन है, और ये दर्द बता रहा है, इस कदर शदीद दर्द था कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, कि हो सकता है कि अब मेरी मौत आ जाए। लेकिन अल्लाह ने जो है मेरी दुआ सुन ली, और मैंने कहा मुझे जिंदगी बड़ी अजीज है, तूने एक अजीज तरीन जिंदगी दिया, तो मैं जीना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने बस यूँ समझ लीजिए मौजूदे के तौर पे डॉक्टर साहब ने देखे, उनके कंपाउंड में फटाफट अंदर लिए, ईसीजी निकाले, और तुरंत मेरा दर्द भी खत्म हो गया। कोई इंजेक्शन नहीं दिए, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने बोले ये एक मिरेकल के जैसा है कि भाई आपको अचानक यहाँ टेबल पे लिटा, आपका दर्द भी खत्म हो गया। तो जो हार्ट के लिए खून पतला होने के लिए इंजेक्शन वगैरह देते वो नहीं दिए उन्होंने, लेकिन 24 घंटे उनकी निगरानी में उस वक्त एडमिट रखे थे। ये 2004 की बात है गालिबन। अच्छा, तो फिर तो मतलब जिंदगी की कदर और बढ़ गई होगी। जिंदगी की कदर बढ़ी हुई है, जिंदगी अल्लाह की अता है, बहुत बड़ी नेमत है। और बस यही सोच कर कि हर छोटे से छोटा नेकी का अमल हो या बड़े से बड़ा, अल्लाह की रजा के लिए करना है, और हर छोटे और बड़े गुनाह से बचना है तो अल्लाह की नाराजगी से बचते हुए उस गुनाह से बचना है, कि मैं अल्लाह को नाराज ना करना। तो मतलब अच्छा खासा कठिन एक वो टाइम था, अजीब अजीब दौर से इंसान गुजरता ही है डॉक्टर। उम्र के इस 56 साल तक बहुत सारे नशे व फराज आते रहे, बहुत सारे तल्ख तजुर्बात भी आए, खुशगवारियां भी आई, लेकिन मैं हमेशा एक बात अक्सर और बेशतर कहता रहता हूँ, और अभी मैंने बहुत बार दोहराया कि शुक्रगुजारी पर अल्लाह की नेमत है। तल्ख तजुर्बात आए, नागवार हालात आए, तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए और शिकवे शिकायत नहीं करना चाहिए। और अगर अपने मसाइल रखना ही है तो जानमाज पर रब के सामने रखे जाए, और सारे मसाइल का हल करने वाला तो रब ही है बेशक। सारी दुनिया के सामने मत बोलते फिरो। हाँ, दुनिया के सामने बोलकर अपने आप को जलील करना है। हाँ, और रब के सामने रखेंगे, वो आपको इज्जत और सरबुलंदी देगा। आप रब के सामने अपने मसाइल रखेंगे, मसाइल को हल भी करेगा और आपको इज्जत और सरबुलंदी भी अता करेगा। क्या बात। आज अभी तो नौजवानों के लिए एक पैगाम हमने ले लिया आपसे, आपने जो बताया उनको, टीचर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि मेरे पेशे से मुंसलिक सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहूँगा असातिज़ा इकराम को कि आज कंपटीशन का दौर है, और आपको ज़माने की रफ्तार के साथ चलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप और जो है तो मीडिया और समझ लो इंटरनेट, इसकी सारी मालूमात भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में आज हम थोड़ा अपने आप को थोड़ा मतलब ये समझ लीजिए पीछे महसूस करते हैं कि हम एकदम एक्सपर्ट नहीं है उसमें। तो हमारे असातिज़ा को इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। एक दूसरी बात ये कि ये कौम की जो मासूम नौनिहाल है, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, ये कौम की अमानत है, और इनको संवारना, इनको सींचना,
इनको किसी काबिल बनाना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है और जो है तो दीनी फरीजा भी है हमारा, क्योंकि हम ऐसे मुकद्दस पेशे से मुंसलिक है कि जिसमें दुनियावी एतबार से मौलिम को कौम का मेमार कहा गया। अब जब कौम के आप मेमार है तो जाहिर सी बात है आपको तामीर ही करना पड़ेगी, तखरीब नहीं करना पड़ेगा। सही। आपके जो टीचर्स थे जी, शायद ही उनमें से कोई रहा होगा प्राइमरी टीचर में कोई है कि हयात है? तकरीबन सभी चले गए दुनिया से। अभी अभी हमारे शफीउल्लाह जनाब जो थे बारादरी वाले, शफीउल्लाह खां, सादुल्लाह खां साहब, बड़े शफीक मोहब्बत करने वाले उस्ताद थे मेरे वो। और आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि जिस वक्त मैं जॉब पर लगा तो 2 नंबर में उस वक्त वहां पर पढ़ाते थे। अच्छा। तो उनको बड़ी खुशी होती थी कि मेरा शागिर्द मेरे बराबरी में कलीग बन गया। तो मेरे उस्ताद वो अभी आखिर में उनका इंतकाल हुआ। सरफराज का वकार साहब मेरे उस्ताद थे। अच्छा। और हमारे HM थे वहाब जनाब। अब आपकी मालूमात के लिए बताऊं डॉक्टर साहब की अजीब है ना, ये भी मतलब वाकया है कि जिस वक्त मैं बचपन में पढ़ता था तो वहाब खां मस्तान खां जनाब जो थे वो प्राइमरी में हमारे HM हुआ करते जब हम पढ़ते थे जी। पढ़ लिख कर जब हम D.Ed करके जॉब पर लगे तब भी वो HM थे और मैंने उनके असिस्टेंट रहते हुए काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो वही जानना चाह रहा था कि मतलब ये लोग जब मिलते थे फिर आपसे, हाँ, क्या इनका रिएक्शन होता था आपको आपसे मिलकर? मेरे जो उस्ताद थे ना वाकई बड़े मेहनती और शफीक उस्ताद थे, असातिज़ा थे। तो आप यकीन जानिए शफीउल्लाह जनाब तो जब मैं जॉब पर लग गया, मेरी शादी हो गई, तब तक भी मुझे बच्चा समझ के बड़े शफकत सर पे हाथ रखते। अच्छा। बहुत मोहब्बत करते, बड़े ने दुलार करते। तो ये उन लोगों की बड़ी मोहब्बतें थी जिसकी वजह से हम आगे बढ़े। तो ये सब चीजें तो हैं। आप मतलब जब पढ़ाते थे हमको बचपन में, एक चीज मैंने जो नोटिस किया था अभी, मतलब शायद नहीं है वो, मैं जब देख रहा हूँ, मतलब मैं खुद मेरे बच्चों को जब छोड़ने के लिए जाता हूँ स्कूल में, वहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आती। आप जो पढ़ाते थे जो भी चीज़, चाहे वो मतलब लैंग्वेज हो या फिर जैसे खास तौर से आपने जो कहा कि मैथ के ऊपर उस वक्त फोकस किया जाता था, गाकर पढ़ाया जाता था हर चीज़। हाँ, तरन्नुम से। हाँ, वो याद होगा आपको कि वो आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहार है, हाँ, परिंदे की फरियाद। और कुरान की जो फरियाद है, कुरान वो रफीक जनाब हमारे बड़े बेहतरीन अंदाज में पढ़ाते थे। और इसी तरह जो है तो तराना जो है मिल्ली, वो हमारी स्कूलों में उस वक्त बहुत पढ़ाया जाता था। खुदी का सर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये सब तरन्नुम से पढ़ाने में ये होता था कि बच्चों को जो है तो एक किस्म की दिलचस्पी पैदा होती थी और बच्चे उसको जल्दी एडॉप्ट करते थे, बहुत जल्दी उसको जज्ब करते थे, बहुत जल्दी कबूल कर लेते थे। तो तरन्नुम का भी मिजाज नहीं रहा अभी आजकल। मुझे वो भी एक है शिकायत कि नज़्में वगैरह तरन्नुम से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को खुशी होती है उसमें। हम लोग सिलेबस की जो चीजें थी तो वो भी तरन्नुम से पढ़ाई जाती थी, उस वक्त पढ़ाई जाती थी, टेबल्स वगैरह पहाड़ जो याद कराए जाते थे बच्चों को। हाँ, वो मेथड तो आज भी है, लेकिन अच्छा वो है अभी वो, लेकिन कम हो गया। हाँ, तो उसका फायदा तो मतलब देखने को मिलता है। जैसे एक मैंने पेपर शायद पढ़ा था, उसको साइकोलॉजी का भी एक फैक्ट है कि गाकर जो चीज सुनी जाएगी या पढ़ाई जाएगी तो वो जल्दी याद हो जाती है। कुदरती बात है। जैसे अगर एक ऐसे वगैरह कुछ है, अगर मजमून है तो वो इतने अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन कोई अगर एक मरतबा गाना सुन ले अगर तो वो जल्दी याद हो जाता, क्योंकि वो गाकर उसको थोड़ा सा एक अट्रैक्शन रहता उसके तरफ। ये जो अपना नसरी मजमून रहता या समझ लो मजामीन जो पढ़ाए जाते हैं और नज़म जो है गजल नज़म, तो इनमें 2 फर्क है। मैं बता दूं आपको कि नसरी मजामीन को खुश मौजू कहा जाता, और ये जो है नज़म गजल तरन्नुम से जो पढ़ाई जाती है इसको तर मौजू कहा जाता। तो ये तर वाली बात क्या है कि वो तरन्नुम से जब पढ़ते या पढ़ाते तो बच्चों को बहुत मजा आता, बहुत लुत्फ आता उसमें। आखिरी सवाल है ये मेरा, ये जो सीरीज शुरू की हमने जी, आम लोगों की खास बातें इसका नाम है जी, तो आपसे मैं जब मतलब बात किया था इसके ताल्लुक से, तो चलिए दो सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल तो उसमें से ये है कि आपको जब मैंने कांटेक्ट किया था कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो आपके दिल में क्या ख्याल आया था उस वक्त? हाँ, मुझे बड़ा अजीब लगा हो, लेकिन मैंने क्या किया था कि आपका एक इंटरव्यू जो आपने वाली साहब का लिया पहला यासीन साहब का, वो पूरा बहुत गौर से देखा और मैंने शायद उस पर आपको मुबारकबाद भी दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आपने उनके जो हालात थे और उनके जो अंदरूनी जज्बात थे उसको कैमरे पर लाया। फिर बाद में आपका जब मुझे फोन आया कि भाई दूसरा इंटरव्यू मैं आपका लेना चाहता हूँ, आप मेरे उस्ताद है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और दिल से दुआ निकली कि भाई ये एक टीचर तो हम ही आपके, लेकिन आपके वालिद के दोस्त है, तो आपका जो रिस्पेक्ट करने का अंदाज है, आपका जो हमको इकराम करने का अंदाज है, वो बहुत पसंद आया कि भाई डॉक्टर साहब ने चलो
अपने वालिद के बाद हमको मुकाम मर्तबा दिए, तो बड़ी खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। नहीं, क्योंकि मैं असल में बचपन से आपका मतलब एक डायलॉग मेरे लिए था वो हमेशा। मैं जब भी मिलता था आपसे तो आप शेर करके बुलाते थे कि ये अच्छा। मेरा शेर है। आप मिलते तो वैसे मिलते थे, तो वो मेरे जहन में हमेशा से रहा हो कि टीचर अगर मतलब बुनियाद किसी ने रखी है, और खासतौर से मतलब मैंने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर कि एजुकेशनल करियर की बुनियाद आपने रखी थी, तो वहां से वो तो करना ही चाहिए था। तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, जी, उनका हौसला बढ़ाना जी, चाहिए। एक बात मैं और बोल दूं इस दरमियान में, अगर तवील भी हो जाए इंटरव्यू नहीं कोई आपका, तो मसला आपने नहीं है। एडिट कर लेना। एक ही घर के पढ़े लिखे तालीम याफ्ता घर के दो बच्चे जुड़वा भाई मेरे पास पढ़ने आए, जी, और दोनों के अंदर माशाल्लाह अच्छी एबिलिटी थी, लेकिन एक जो है कमजोर था पढ़ने में और एक जो है तो बहुत ज़हीन था थोड़ा। मैंने दूसरी क्लास में महसूस किया है। मैं बोला यार ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल दिखने में हूबहू। अभी वो बच्चे हैं माशाल्लाह जवान हो गए, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि वो कि ऐसा ना हो कि उनके वालिदैन को लगे कि यार ये हमारी बुराई हो गई इस पर। तो मैंने ये महसूस किया कि यार ये बच्चे के साथ कुछ तो भी, जो कमजोर है इसके साथ कुछ तो भी कहीं तो भी गलत हो रहा। अच्छा, तो मैंने उनको लाड से प्यार से सामने लिया, और जो होशियार था उसको तो इनकरेज करते रहता था मैं, जी, लेकिन जो कमजोर था उसको मैंने बोला, मतलब बेटा तुम घर में जो है तो थोड़ा शरारत ज्यादा करते क्या? तो उसने को बोल दिया हाँ। बोले मैं तो तोड़ फोड़ ज्यादा ऐसा गिरा पड़ा ज्यादा करता। तो बोला हाँ, फिर डांट पड़ती होंगी? बोले हाँ। तो वो डांट पड़ने से, वालिदैन की थोड़ी तवज्जो उस पर कम देने से, या उसको थोड़ा सा डिस्करेज करने से बच्चा पीछे रह जाता। जी, तो ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ मैं। फिर मैंने उससे सब सुन लिया, समझ लिया पूरी बात। मैंने क्लास में डिक्लेयर किया अपनी कि भाई सब बच्चे मेरे लाड़के हैं, और आपको पता है मैं बच्चों को अपने बेटे बोलता था कि भाई मेरे बेटे हैं बेटियां हैं। तो मतलब लेकिन आज से सबसे ज्यादा लाड़का ये मेरा बेटा रहेगा। अच्छा। उस बच्चे को मैंने पास में लेकर कहा और उसको थोड़ा हौसला बढ़ाया, और मतलब इसका जो भाई है ना, अब ये इससे भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप यकीन जानिए वो जोड़ी मौजूद है अभी, मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा आपको, मैं नाम भी ले सकता लेकिन मुनासिब नहीं लग रहा। ठीक है, तो वो जोड़ी अभी मौजूद। तो दूसरा बच्चा जो कमजोर था, जी, जब मैंने उसको दूसरी क्लास में थोड़ा सा मतलब आखिर आखिर में इनकरेज किया, उसकी तारीफ किया, उसको अपना लाड़का बेटा बना लिया, वो बच्चा दो जो है तो तीसरी चौथी में ही जो है तो उससे आगे निकल गया, और वो अभी परसेंटेज में वो भाई से जुड़वा भाई से थोड़ा आगे रहता। तो अच्छा। ये है असल में इनकरेजिंग पावर होना चाहिए। और माशाल्लाह आप भी बड़े अच्छे ज़हीन फतीन थे बचपन में, तो आपका लाड़ भी बहुत हुआ। अब चूंकि कैमरे पर इंटरव्यू हो रहा है इसलिए मैं वो सब बातें नहीं, लाड़ वगैरह का तो मतलब ऐसा था कि मतलब मुझे मतलब कुछ चीजें तो याद है बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से। जैसे एक मरतबा प्रेयर के लिए खड़े हुए थे, तो मतलब वो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आजकल के टीचर्स को भी थोड़ा सा मतलब पैगाम उसके ताल्लुक से कुछ मिल जाए कि वो प्रेयर के अंदर खड़े हुए थे और गर्मी बहुत थी। अच्छा, तो अचानक मुझे उल्टी हो गई थी, प्रेयर के अंदर खड़े खड़े उल्टी हो गई थी। अच्छा, हाँ। वो शायद आपके पास में आपकी थी साइकिल या किसी और से लिए थे शायद आपने, तो आप फौरन मतलब मुझे साइकिल पर बिठाकर आपने घर तक के लाकर ड्रॉप किया था मुझे। तो ये आदत तो अभी भी है, ऐसा कुछ मसला आया ना जी, तो हमारे सभी असातिज़ा फौरन दौड़ते। जी, लेकिन मेरी एक आदत है, अगर अभी भी कुछ बच्चे दूर दराज के आते हैं हमारे पास और उनके माँ बाप लेने नहीं आए, तो मैं मतलब खैर तो शुक्राने के तौर पे बोल रहा हूँ, मेरी ड्यूटी भी हो, तो मैं मेरे असिस्टेंट को बोलने की बजाय वो बच्चों को अपनी स्कूटर पे बिठाता हूँ और घर तक ले जाके छोड़ता हूँ, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, रास्ता नहीं पता, कीचड़ है, बारिश है, तो छोड़ना पड़ता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से आदत है। और वो बच्चों में एक समझ लो खुशी होती बहुत, जो बच्चे आते हैं ना क्लास के अंदर, उनसे एक उनसियत मोहब्बत हो जाती है। सही। और मासूम बच्चे तो मतलब उनको तो मतलब पढ़ाते रहने का दिल बोलता है, रहमत के फरिश्ते होते हैं। सही। आखिरी है ये, अब सच्ची में आखिरी सवाल है, ये जो सीरीज हमने शुरू बहुत की लंबी सीरीज होगी लेकिन हाँ वो तो खैर चलते रहेगी इंशाल्लाह। तो ये जो सीरीज शुरू किया पूरी जी, आम लोगों की खास बातें, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये एक अच्छा कदम है आपका माशाल्लाह, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि भाई ज़्यादातर जो इंटरव्यूज वगैरह आते या यूट्यूबर्स हैं तो वो खास खास लोगों को लेकर इंटरव्यू बनाते और उन्हीं को जो है तो कैमरे पर लाते। लेकिन आपने क्या किया कि मेरे जैसे आम सीधे साधे टीचर को कैमरे पर, और सच तो ये है कि मैं पहली बार या दूसरी मरतबा इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, एक मरतबा एक प्रेस रिपोर्टर साहब ने लिए थे वहाँ मकतब फलाए दारैन पर, अच्छा, तो उस वक्त मैंने इंटरव्यू दिया था अच्छा, और मुख्तसर था, वो भी 2-3 सवाल थे उनके, तो कैमरे पर कभी आने का मौका नहीं आया। तो आम आदमी को उसके जज्बात को सामने लाना, उसको खास बनाना, ये माशाल्लाह एक अच्छा कदम है आपका, मुस्बत कदम है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको जारी रखें। और माशाल्लाह इससे क्या होगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं
जो छुपे हुए कैरेक्टर है, जी। जैसे हमारे दोस्त यासीन साहब, उनको आपने सामने लाए, तो वो कैरेक्टर सामने आएंगे हम्म। और उनकी अच्छी बातें, उनकी जो है तो गांव और मिल्लत के लिए जो तड़प है वो सब सामने आएंगी। वैसे यासीन साहब हमारे तालीमी मामले में भी बहुत उम्मत के मामले में फिक्रमंद है। कि हमारे उम्मत का जो बहुत बड़ा तबका नाखानदा है, पसमानदा है, तो उनको तालीमी तरक्की होना चाहिए। तो हमारे दोस्त वो हमेशा फिक्र करते रहते हैं और इसी मौजू में हम लोगों की डिस्कशन भी होती है आपस में दोस्तों की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको जो है मजीद तरक्की अता फरमाए। तो ये थे हमारे उस्ताद जनाब सैयद असगर अर्शी साहब, और आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू के अंदर एक और ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ में। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ये जो सीरीज हमने शुरू की है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू के अंदर।